वंदे मातरम दोस्तों, churn.live पर आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से वापस से ईवीएम का विषय गरमाने लगा है। विपक्षी गुटों ने चुनाव आयोग के सामने फिर से सामूहिक रूप से गुहार लगाई है कि ईवीएम बंद कर दो और पेपर बैलेटों पर वापस चले जाओ। विपक्ष में शायद पढ़ने लिखने का रिवाज कुछ कम हुआ है, इसीलिए किसी ने भी इलेक्शन कमीशन पर पड़ी स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं समझी, उसको जरूरत तवज्जो नहीं दी। किसी समस्या का हल ये नहीं हो सकता कि आप उस तकनीक को ही निकाल फेंकें और पूरे समाज को बाबा आदम के जमाने में ढकेल दें। एक सफल तकनीक पर आप हम जैसे लोगों का इस विषय पर वाद विवाद करना भी एक बड़ी दुखद बात है। लेकिन अब जब बात उठी है तो मैं इस विषय से संबंधित कुछ जरूरी तथ्य आप तक रखना चाहता हूं। 1982 में पहली बार ईवीएम से चुनाव लड़ा गया। पेरूर नामक विधानसभा क्षेत्र था केरला में, जहां पर सेवान पिल्लई नामक उम्मीदवार ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और यह बोला था कि ये ईवीएम गैर संवैधानिक है। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज किया और चुनाव हुआ, और चुनाव में वही सेवान पिल्लई जीत गए और जो प्रतिद्वंदी हारे थे उन्होंने वापस कोर्ट में जाके दावा ठोका कि ये ईवीएम मशीन गैर संवैधानिक है। कुल मिलाके कई बार कोर्ट इस विषयों पर बैठ चुका है कि क्या ईवीएम मशीन तकनीकी रूप से और संवैधानिक रूप से उचित है कि नहीं। आज की परिस्थिति भी कुछ अलग नहीं है। जो चुनाव जीत जाता है वो ईवीएम की पूजा करता है और जो चुनाव हार जाता है वो चुनाव आयोग के सामने गुहार लगाता है कि ईवीएम को बंद करो। मद्रास हाई कोर्ट 2001, केरल हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट, हर हाई कोर्टों में अपीलें हुई और हर हाई कोर्ट ने लगभग तकनीकी रूप से और संवैधानिक प्रशासनिक रूप से ठोक बजा के समझने की कोशिश करी कि ईवीएम सच में पारदर्शी मैकेनिज्म है कि नहीं है। सब के सब कोर्टों ने एक सुर में ये चीज बोली कि ईवीएम से अच्छा सिस्टम भारत में कुछ लागू हो ही नहीं सकता। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में भी ये अर्जी गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अर्जी को खारिज कर दिया। जब कोर्ट की कही बातों पर भी राजनीतिक दलों ने विश्वास नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। सन 2009 में पहली बार इलेक्शन कमीशन ने एक खुला चैलेंज दिया कि जिस भी राजनीतिक दल में दम है तो आकर ईवीएम को टैंपर करके दिखाए। जैसा कि अनुमान था, कोई भी इस चैलेंज को स्वीकार करने की अवस्था में नहीं था और अगले 10 साल तक लगभग चुनाव बदस्तूर जारी रहे। सन 2017 में एक राजनीतिक भूकंप आया। उत्तर प्रदेश और असम में भारतीय जनता पार्टी ने एक अभूतपूर्व जीत दर्ज करी। वो जीत इतनी सशक्त थी, इतनी शक्तिशाली थी कि राजनीतिक दल, खासकर विपक्षी राजनीतिक दलों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उनको समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, और स्वाभाविक रूप से उन्होंने ईवीएम को ही दोषी पाया। वो ये भूल जाते हैं कि उसी साल 2017 में 2 जगह और चुनाव हुआ था, केरल और तमिलनाडु में। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी दमखम होती कि ईवीएम को टैंपर कर सकते थे तो 2 या 4 सीटें केरल और तमिलनाडु में भी जीत जाते। खैर, ये बात हुई ईवीएम को लेकर राजनीतिक उठापटक की। थोड़ा यह भी समझ लें कि तकनीकी परिवेश में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। सन 2017 में रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स ने कुछ गहन शोध किए। उन रिसर्चर्स की पहली फाइंडिंग जो थी वो ये थी कि ईवीएम के प्रयोग से भारत में 90% इनवैलिड वोट्स कम हो गए हैं। पहले क्या होता था कि विनिंग मार्जिन और इनवैलिड वोट्स की संख्या ऐसी होती थी कि इनवैलिड वोट्स बहुत ज़्यादा होते थे, विनिंग मार्जिन बहुत छोटा होता था। इसलिए बार बार इनवैलिड वोट्स की जांच होती थी, कोर्ट तक मामला जाता था और चुनावी प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाती थी। एक दूसरा बड़ा रोचक तथ्य उन्होंने निकाला कि सन 1977 से लेकर सन 2016 तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें अपराधीकरण चुनाव का काफी हद तक कम हो गया है। 31% तक चुनाव से संबंधित जितने भी क्राइम्स होते थे वो कम हुए थे, और इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्वों पे पड़ा। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कम क्रिमिनल बैकग्राउंड के चुन कर आए, क्योंकि जब बैलेट पेपर होता था तो सिर्फ क्रिमिनल बूथ कैप्चरिंग करते थे और बूथ कैप्चरिंग करके ये इंश्योर करते थे कि वो स्वयं जीतें। उन्होंने एक बात और रखी कि जब से ईवीएम आई है बहुजन समाज पार्टी और लेफ्ट के वोटों में कमी आई है। इसके मायने साफ है
कि जहां कहीं भी बहुजन समाज पार्टी या लेफ्ट की पार्टियां सत्ता में रही हैं, वहां पर चुनाव संबंधी क्राइम का रेट इतना हाई रहा है कि साफ और फेयर तरीके से चुनाव करा पाना लगभग असंभव था। और जब से ईवीएम आया है, जहां जहां पे इनके कार्यकर्ता सक्रिय रहे हैं, वहां पर इनके वोट कम हुए हैं और वहां पर इनके वोट बढ़े हैं जहां पे व्यक्ति अपनी निष्ठा से इन पार्टियों को वोट देना चाहता है। 2017 की ब्रूकिंग्स रिपोर्ट ने यह भी पाया कि जहां जहां ईवीएम गई वहां वहां ज्यादा विकास हुआ, जहां जहां ईवीएम गई वहां वहां पर विद्युतीकरण हुआ। ईवीएम जैसी एक छोटी सी मशीन लोकतंत्र का इतना महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हो या विकास की बातें या पब्लिक का इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन, इन सभी विषयों पर यह खरी उतरी। ब्राजील जैसे भी विकासशील देशों में यह पाया गया कि जहां जहां ईवीएम का प्रयोग हुआ वहां पर गरीबों की बात ज्यादा सुनी और मानी गई। विपक्षी दल तो यहां तक कहते हैं कि जब विकसित देश अमेरिका, जर्मनी जैसे देश ईवीएम का प्रयोग नहीं करते तो भारत को क्या पड़ी है ईवीएम का प्रयोग करने की। तो मैं बता दूं कि अमेरिका जैसे सिस्टम में ईवीएम नहीं प्रयोग होती, लेकिन ईवीएम जैसी कई सारी व्यवस्थाएं प्रयोग होती हैं, जैसे ऑप्टिकल रीडिंग, बैलेट मार्किंग और पंच कार्ड जैसे सिस्टमों का प्रयोग होता है। एक प्रयास हुआ था अमेरिका में भी, लेकिन वहां का संघीय ढांचा ऐसा है कि 50 अलग अलग राज्यों ने बात कही कि हम अपनी अलग तरीके की ईवीएम मशीन बनाएंगे। चूंकि संघीय ढांचे में कोई भी सिस्टम बना पाना मुश्किल होता है और भारत जैसे एकात्मक ढांचे में ये चीज ज्यादा संभव थी, इसीलिए भारत में ये प्रयोग हुआ और सफल भी हुआ। जर्मनी में भी ईवीएम को लेकर एक प्रयोग हुआ था, लेकिन वहां की संवैधानिक पेचीदियों में ईवीएम फंस कर रह गया। वहां के संविधान के हिसाब से चुनाव पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए ओपन रहना चाहिए। इसका मतलब है कि क्या कोड लगे हैं उस ईवीएम को बनाने में, इन सब की व्यवस्था को ओपन करना पड़ता। इस चीज की संवैधानिक बारीकियों को समझकर ईवीएम को डिसकंटिन्यू किया गया। तो मैं सारे विपक्षी दलों से यही कहूंगा कि जब आप गुमराह करते हैं लोगों को कि विकसित देश ईवीएम का प्रयोग नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं या उस तकनीक पर भरोसा नहीं करते हैं, तो कम से कम उनके पीछे कारणों को तो जरूर तरीके से बताएं। दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव संबंधी क्राइम रेट भारत में कई गुना ज्यादा है। यहां तो पूरा पूरा बैलेट बॉक्स ही उठाकर ले जाते हैं, मत पेटियों को जला देते हैं। और आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां पर कई सारे बूथ के कैप्चरिंग होती है, बैलेट बॉक्सों को जलाया जाता है और कुछ प्रदेशों में जैसे वेस्ट बंगाल में इसका ज़्यादा ही दुरुपयोग होता है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा, किसी भी समस्या का हल यह नहीं हो सकता कि आप तकनीक को ही उखाड़ फेंकें। उसका समस्या को समझें और उसके सॉल्यूशंस को खोजने का प्रयास करें। चुनाव आयोग ने काफ़ी सोच समझकर वीवीपैट जैसे सिस्टम का भी उपयोग करने की सोची है और ये इंश्योर किया है कि आने वाले सभी चुनावों में वीवीपैट को अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाए। सारे विकसित देशों में वीवीपैट जैसा कोई ना कोई सिस्टम इलेक्शन प्रोसेस के ऑडिट के लिए प्रयोग किया जाता है और भारत ने भी वीवीपैट सिस्टम को किसी भी चुनाव में होने वाले मतदानों पे एक ऑडिट सिस्टम, एक पैरेलल ऑडिट सिस्टम की व्यवस्था के रूप में देखा है। और मुझे विश्वास है कि कोई भी फ्रॉड, कोई भी बूथ कैप्चरिंग वीवीपैट के बाद संभव नहीं है। एक दूसरा बड़ा रोचक एक्सपेरिमेंट इलेक्शन कमीशन आने वाले चुनावों में करने वाला है कि हर पोलिंग बूथ का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो और वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जहां पर भी किसी भी राजनीतिक दल को मतदान प्रोसेस में अगर शंका होती है तो उसकी सीडी उसको प्रोवाइड करवाई जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी अवेलेबल तकनीकी व्यवस्थाओं का प्रयोग अगर ढंग से किया जाए, एक सही इंटेंशन के साथ किया जाए, तो ईवीएम को खत्म कर देने की या ईवीएम जैसे सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक 17,000 की छोटी सी मशीन ने एक क्रांति ला दी है। इस सिस्टम को, पूरे ही चुनाव के संबंधित सिस्टम को तेज, सिस्टम को ऑडिट पूर्ण और सिस्टम में आए हुए खर्चे को न्यूनतम दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आप और हमारे जैसे वोटरों को खड़े होकर सड़क पे भी उतरना पड़े तो हमें उतरना चाहिए और इन राजनीतिक दलों को यह समझाना चाहिए कि ये चुनाव की कितने महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये छोटी सी मशीन एक आविष्कार से कम नहीं है। आज भारत इस पायदान पर खड़ा है कि वो हर छोटे से बड़े देशों को अपनी ये तकनीक बेचना चाह रहा है और बेच रहा है। नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, अफ्रीका, ब्राजील, कई ऐसे जगहों पे भारत की ये तकनीक प्रयोग में आ रही है
और आगे आने वाले कई लोकतांत्रिक देशों को की दिशा को सशक्त और मजबूत करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, churn.live हम सबकी एक मिलीजुली पहल है जिसमें हर गंभीर विषयों के ऊपर तथ्यात्मक रूप से खोजबीन करके एक सार्थक डिबेट की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकें, इसका एक छोटा सा प्रयास है। इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ज़्यादा तार्किक विषयों को आप तक ला के रख सकें और आपके भी कमेंट से समझ सकें कि हमको आगे भविष्य में कौन से टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए। धन्यवाद।